वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। तो इकोसिस्टम के तहत हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आगे आने वाली एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम के आज इन क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी? देखो, ऐसी शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाए तो वह शाखा कौन सी हो जाएगी? क्या उसे इकोलॉजी बोलेंगे या पेडोलॉजी या सेरिकल्चर या एपीकल्चर? तो ऐसी शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वो इकोलॉजी कहलाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो, जो पारिस्थितिकी शब्द है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या अर्नेस्ट हैकल ने किया था, क्या रीटर ने किया था, या आर मिश्रा ने किया था, या ओडम ने किया था? तो जो पारिस्थितिकी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था रीटर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द की पूर्ण व्याख्या किसने की और कहा कि जीवों तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी है? तो ये परिभाषा किसने दी थी? रीटर ने दी थी, या ओडम ने, या अर्नेस्ट हैकल ने, या आर मिश्रा ने? तो ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? देखो, अब भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान है उसके जनक किसे माने जाएगा? क्या ओडम को, या रीटर को, या हैकल को, या आर मिश्रा को? आर का मतलब रामदेव और मिश्रा, तो रामदेव मिश्रा। तो इनमें से जो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जो जनक है वो हो जाएगा आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रकृति की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन ही इकोलॉजी है? देखो, ये परिभाषा किसने दी है कि प्रकृति की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन ही इकोलॉजी है? क्या ओडम ने, या रीटर ने, या हैकल ने, या आर मिश्रा ने कहा था? तो किसके अनुसार ये परिभाषा है? तो ये परिभाषा हो जाएगी ओडम के अनुसार। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी जंतु या पौधे की एक जाति और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। देखो, हमें बताना है कि वह कौन सी शाखा है पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत किसी भी जंतु या पौधे की एक जाति और उसके वातावरण के अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा होगी? क्या वह स्व पारिस्थितिकी होगी, या सन पारिस्थितिकी होगी, या प्राणी पारिस्थितिकी होगी, या पादप पारिस्थितिकी होगी? तो इनमें से वह कौन सी शाखा हो जाएगी? तो ये हो जाएगी स्व पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब देखो, हमें बताना है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या टेंसले ने किया था, या आर मिश्रा ने किया, या हैकल ने किया, या रीटर ने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो करने वाले व्यक्ति थे टेंसले। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण या समाकलन के परिणाम स्वरूप निर्मित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है? देखो, जैविक और अजैविक कारकों के एकीकरण या समाकलन के परिणाम स्वरूप निर्मित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये परिभाषा किसके अनुसार है? क्या ये आर मिश्रा के अनुसार है, या रीटर ने दी थी, या टेंसले ने, या ओडम ने दी थी? तो ये जो परिभाषा है ये दी थी टेंसले ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है। देखो, जो खाद्य श्रृंखला होती है उस खाद्य श्रृंखला में सबसे निम्नतम जो स्तर होता है वो होता है, क्या वो उपभोक्ता होगा,
या उत्पादक होगा या दूसरा उपभोक्ता होगा या नन ऑफ दीज। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे जो निचला स्तर होता है वो हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। क्या प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ होगा या द्वितीयक उपभोक्ता घास है या अपघटक हो जाएंगे बैक्टीरिया व कवक और उत्पादक हो जाएगा हिरण। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा। तो देखो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है वो तेंदुआ नहीं, ये गलत है। द्वितीयक उपभोक्ता घास नहीं, अपघटक बैक्टीरिया और कवक ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखो डी भी देख लेते हैं, उत्पादक हिरण नहीं, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है। देखो एक तो उत्पादक होना चाहिए, एक शाकाहारी होना चाहिए और एक मांसाहारी होना चाहिए। तो ऐसी इनमें से श्रृंखला कौन सी होगी। क्या घास, कीट और हाथी होगा या पादप, खरगोश या बाघ होगा या मछली, कीट या व्हेल होगी या बाघ, खरगोश या उल्लू होगा। तो देखो पहला क्या होना चाहिए, उत्पादक। तो इनमें से उत्पादक घास और पादप दोनों ही उत्पादक हैं। दूसरा शाकाहारी होना चाहिए, कीट और खरगोश देखो उत्पादक होना चाहिए। तो उत्पादक होता है यहाँ पर पादप और शाकाहारी, खरगोश एक शाकाहारी ही प्राणी है और एक हो जाएगा मांसाहारी, तो ये हो जाएगा बाघ। तो पादप, पादप फिर खरगोश, खरगोश के बाद में बाघ। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त प्राणियों को, प्रजातियों को IUCN की कौन सी किताब में दर्शाया जाता है। देखो IUCN की एक किताब है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है। तो वो कौन सी किताब है। क्या वो जेनेरा प्लेनेटेरियम है या स्पीशीज प्लेनेटेरियम है या रेड डाटा बुक है या ग्रीन डाटा बुक है। तो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो उन संकटग्रस्त प्रजातियों को हमेशा किसमें दर्शाया जाता है, रेड डाटा बुक में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IUCN का पूरा नाम। देखो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि IUCN का पूरा नाम कौन सा होगा। देखो ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या बी हो जाएगा इंटर यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी हो जाएगा इंटर यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यू, या नन ऑफ दीज। तो देखो IUCN का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। देखो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। क्या वो मरुस्थल है या महासागर है या पर्वत है या वन है। तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो हो जाएगा महासागर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विज्ञान दिवस है वो कब आएगा। क्या वो 28 फरवरी को आता है या 22 फरवरी या 5 जून या 16 अगस्त को। तो जो विज्ञान दिवस है वो आएगा 28 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अब बताना हमें पृथ्वी दिवस, क्या वो 28 फरवरी या 22 अप्रैल या 5 जून या 16 सितंबर। तो जो पृथ्वी दिवस आता है वो आएगा 22 अप्रैल को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये डायरेक्ट याद रखने की चीजें हैं, इनको हमें तुरंत देखते ही पता चलना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाएगा, तो ये आएगा विश्व पर्यावरण दिवस क्या 22 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को या 5 नवंबर को। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब आता है। देखो अब विश्व ओजोन दिवस बताना है, तो क्या वो 5 जून को या 16 सितंबर को, 21 मई को या 3 दिसंबर को। तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो आता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस हो जाएगा 16 सितंबर को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विश्व जैव विविधता दिवस आता है। देखो विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में बताना है कि ये कब आएगा। क्या ये 16 सितंबर को आएगा या 20 मई को या 21 मई को या 3 दिसंबर को। तो विश्व जैव विविधता जो दिवस होगा वो आता है 21 मई को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो देखो विश्व जो संरक्षण दिवस है वो कब आएगा, 3 दिसंबर को या 16 अक्टूबर को या 1 दिसंबर को या 8 मई को। तो विश्व संरक्षण जो दिवस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस आएगा। तो विश्व खाद्य दिवस 3 दिसंबर को या 16 अक्टूबर को या 1 दिसंबर को या 8 मई को। तो विश्व खाद्य दिवस आ जाएगा 16 अक्टूबर को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस आता है। देखो बताना है विश्व एड्स दिवस क्या वो 1 दिसंबर को आएगा या 1 नवंबर को या 11 अगस्त को या 26 सितंबर को। तो जो विश्व एड्स दिवस होता है वो आ जाएगा 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड क्रॉस दिवस कब आता है। अब बताना हमें रेड क्रॉस दिवस क्या वो 8 मई को आएगा या 6 अगस्त को या 8 अप्रैल को या 5 जनवरी को। तो रेड क्रॉस दिवस है वो आएगा 8 मई को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। अब बताना हमें विश्व जनसंख्या दिवस कब आएगा, या 11 जून को या 11 जुलाई को या 10 जनवरी को या 15 फरवरी को। तो विश्व जनसंख्या जो दिवस होता है वो आएगा 11 जुलाई को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वह पिरामिड जो स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता। देखो हमें वो ऐसा पिरामिड बताना है जो स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता। क्या वो संख्या का पिरामिड होगा, क्या वो ऊर्जा का पिरामिड होगा, या वो जीव भार का होगा, या ये जो सभी तीनों हैं ये सभी के सभी उल्टे नहीं होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड है वो स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं होता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की क्वेश्चन देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।